Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes. Today I am going to discuss potentiometer, which is most important topics in current electricity and its measurement. करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करने के जितने भी हैं इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और प्रैक्टिकल भी इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। दो प्रैक्टिकल होता है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये दोनों इस पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इस टॉपिक्स को ज़रा ध्यान से देखना। और समटाइम्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसी पर आते हैं, तो आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो डाल देते हैं तो पोटेंशियोमीटर वाला ऊपर में एक डेरिवेशन जैसे डाल देंगे और नीचे एक न्यूमेरिकल डाल देते हैं, या शॉर्ट आंसर अप्लाइड फिजिक्स मीन्स इस पर रीजनिंग क्वेश्चंस डाल देते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर इसको आंसर कैसे लिखें, हम पिछले क्लास में मीटर ब्रिज के टाइम भी बताए थे जिसको ऐसे करना है। तो बेटा इन सारी बातों को यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और इसलिए हम आप लोगों से ये कहते हैं बार बार आगे का भी लाइक भी कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी करो। शेयर उन बच्चों के लिए कर दो जो होम ट्यूशन्स नहीं लगा सकते हैं या जो क्लास नहीं ले सकते हैं या ऑनलाइन अभी लॉकडाउन है कंडीशन, तो उस कंडीशन में उन बच्चों के भी भले हो जाएंगे। और सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये होगा जो हम नेक्स्ट में जो वीडियो बनाएंगे वो सारे वीडियो आप तक जाते रहेंगे। तो नाउ वी कम ऑन पोटेंशियोमीटर। तो इसका आंसर हम कैसे करें, तो पहला पॉइंट इसमें बेटा चलो इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, इंट्रोडक्शन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, पेपर में पूछे जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक क्वेश्चन। दूसरा स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हो गए। और हाउ विल यू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड हाउ विल यू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, यही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट के रूप में टॉपिक्स के लास्ट में हम क्वेश्चन भी बना देंगे जिस क्वेश्चन के आधार पर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उसका आंसर तभी लिखना जो पूरा लर्न करने के बाद। अब इंट्रोडक्शन में आ जाओ। नंबर 1 शॉर्ट में इसी को बेटा हम पीएम कहते हैं, पीएम ऐसे लिख दो या पीएम ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं सर पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, यहाँ बेटा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर हमारा पोटेंशियोमीटर है, इसलिए इस बात को ज़रा ध्यान देना। अब आपके देख लो पहला पोटेंशियोमीटर is an electrical device used to, अब यूज टू हमने यहाँ तक लिख दिए, अलग अलग एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत है। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट मस्ट होता है। पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू, नंबर 1 यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, किसी सेल का ईएमएफ हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं between 2 points, between 2 points of a current carrying conductor, ये भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर यूज टू मेजर, यहाँ वर्ड छूट गया, बी थोड़ा पीछे करके लिख लो। यूज टू मेजर ये हो गया हमारे पास। सी में लिख लो यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स का हम ईएमएफ
कंपेयर कैसे करें ये भी देखते हैं। डी यूज टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो बेटा इस तरह से हम इनके 4 यूज करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी में दे दिए। आए बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में देख लो। पोटेंशियोमीटर कई टाइप के होते हैं। 1 वायर वाला भी होता है, 4 वायर वाला भी होता है, और अधिक से अधिक वायर वाला भी हम यूज कर सकते हैं। जनरली हमारे लैब में जो होते हैं 4 वायर का होता है। तो अब इसी में देखो, the potentiometer may be of 1 wire or 4 wires fitted on a wooden block के ऊपर ये फिट होते हैं। अ पोटेंशियोमीटर मे बी ऑफ 1 वायर 4 वायर्स फिटेड ऑन वुडन ब्लॉक। तीसरा हम देखो, द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर is made up of constant alloys, और मैग्नीन कॉन्स्टेंटन और मैग्नीज एज। क्यों? इट्स रेजिस्टेंट, माने वायर इसका मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने रहते हैं जस्ट लाइक मीटर ब्रिज की तरह। और वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मेड अप ऑफ एलॉयज कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन एज इट्स रेजिस्टिविटी is very high and its temperature coefficient of resistivity is almost constant मीन्स जैसे आपके लैब का टेम्परेचर बढ़ गया तो वायर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, इसके रेजिस्टिविटी बढ़ जाएंगे तो रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा। तो इस परिस्थिति में इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मीन्स चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वेरी लो। यहाँ तक हमने ये देख लिया नोट केस के। अब इसके बाद आपके आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के बाद अब आप आ जाओ प्रिंसिपल। तो कभी कभी पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड एक्सप्लेन। तो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स में इसी में लिखिए प्रिंसिपल। तो देखो बेटा प्रिंसिपल में क्या होता है, यहाँ सिंपली इसको समझने का प्रयास करो। मान लो ये पाइप है,
आपने कुछ वाटर यहाँ डाले थे, ये वाटर यहाँ तक आ गया, ठीक है। ज़्यादा वाटर डालोगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, कम डालोगे तो कम दूर तक जाएगा। इसी तरह से जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा दूर तक पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटता जाएगा रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि आप जानते हो V=IR ओम्स लॉ के हिसाब से। तो इस तरह से कहते हैं इसका प्रिंसिपल में पहला पॉइंट ए, नंबर 1 लिख दो, द फॉल ऑफ पोटेंशियल, द फॉल ऑफ पोटेंशियल को या ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, फॉल भी लिख सकते हो, या द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस अ वायर इज डायरेक्टली proportional to its length। पोटेंशियल हम यहाँ V लिख देते हैं, यहीं पर ब्रैकेट में टू इट्स लेंथ, टू इट्स लेंथ यहाँ L लिख दिए, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू L। जैसे आपके ज़्यादा लेंथ यूज करेंगे वायर का तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, कम यूज करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा। ये हमारा इसका है नंबर 1। नंबर 2 इसी में लिख लो एक्सप्लानेशन। ये आया कहाँ से? अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं? V=IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं V=IR, बट R= हमारे पास क्या होता है? ρ×L/A। R= क्या होता है? ρ×L/A। तो इस आधार पर पुट करो तो V=I×ρL/A। ये टॉपिक्स आ गया। अब हमने कहा है फॉल ऑफ पोटेंशियल या ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ को हम बाहर रखें तो यहाँ पर देख लो V=I/ρ/A। L को हमने बाहर कर लिया। यहाँ पर अब देख लो लेट I/ρ/A = K कांस्टेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर का ये हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। कहोगे कैसे? तो करंट आप फिक्स कर देते हो रियोस्टेट की मदद से। रेजिस्टिविटी वायर का फिक्स है, चाहे कॉन्स्टेंटन का है या मैग्नीन का है या यूरेका का है, किसी का भी है तो रेजिस्टिविटी फिक्स है। वायर की थिकनेस फिक्स है। करंट एक हमें फिक्स करना पड़ता है। ये फिक्स करने पर ये कांस्टेंट हो गया। तो देन V = क्या हो जाएगा? K×L। और इस कंडीशन में V प्रोपोर्शनल टू L which is principle of पोटेंशियोमीटर। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। यहाँ तक बेटा आपने ये देख लिया, आया बात समझ में? इसके बाद क्वेश्चन आते हैं वर्किंग एंड थ्योरी। तो वर्किंग थ्योरी यहाँ तक आप जैसे नोट कर लिए हो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस
comparison of EMF of two cells with the help of potentiometer, two cells by potentiometer। ये हमारा पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास है। अब आपके कल पिछले क्लास में हम बताए थे, जब आप ये करते हो तो इसमें आपके इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन 5 मार्क्स में, और इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखो। सर्किट बना के कहानी इतना लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, और जिस तरह से बताते हैं इसको देखो। वीडियो लाइक करते हो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे कि आगे का भी वीडियो मिलता रहे आपके पास। अब इसमें से ये उन बच्चों के दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु आर लिविंग इन रिमोट एरिया, जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जो होम ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते हैं या स्कूल नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन पीरियड है, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बेनिफिशियल है। हाँ, क्लास के जो मेरे बच्चे हैं वो बार बार इसको रिपीट करके वो देख सकते हैं, जो हमें सर कैसे पढ़ाए थे और किस तरह से। तो अब इसमें से सबसे पहले आप सर्किट हमने इसका प्रिंसिपल लिख दिए थे, इंट्रोडक्शन लिख दिए थे। अब यहाँ पर हमारा शुरू होता है वर्किंग। दिस इज नॉन एज वर्किंग एंड थ्योरी। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, वर्किंग एंड थ्योरी। ये पॉइंट आ गया इसमें। अब पेपर में पूछे नहीं पूछे, आपको इंट्रोडक्शन देना है, प्रिंसिपल देना है, यहाँ तक ये। यहाँ पर देखो नंबर 1, द schematic diagram of a potentiometer used to compare EMF of two cells is shown in figure। ये क्वेश्चन का वेटेज रहते हैं आपके 3 मार्क्स के रहते हैं, तो आपने ये दिखा दिया। अब यहाँ पर जो आप नेक्स्ट एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने का प्रयास करो। A battery of EMF E, second, a battery of EMF E is connected between A and B with rheostat RH, RH हमारा रियोस्टेट है, ये विद रियोस्टेट RH। आमीटर A1, ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। A1 and K in series, ये सीरीज में लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट। बेटा यहाँ तक आप, ये आपको कहता है सर्किट एक्सप्लेनेशन में, ये आपने नोट कर दिया। इसके बाद जैसे हैं हमारे पास थर्ड पॉइंट,
आपके द करंट इज देखो द क्लोजिंग की के क्लोजिंग की के द amount of current is adjusted in auxiliary circuit such that closing key के amount of current is adjusted in circuit with the help of rheostat such that the fall of potential across AB must be greater than the EMFs to be compared. अब बेटा हम यहाँ देखो, इसका EMF मान लो हमने E1 लिख दिए, ये हमारा E2 है, इसके द्वारा हमें पता करना है जी इसमें EMF कितना है। अब ये ज़्यादा इतनी दूर तक क्यों एडजस्ट करना चाहिए, तो हम इसके क्लोजिंग यहाँ पर हमने क्या के को क्लोज किया है, रियोस्टेट को आगे पीछे करके रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं, इस तरह से घटाए बढ़ाए करंट की वैल्यू, अमाउंट ऑफ करंट इज adjusted in auxiliary circuit with the help of resistor such that fall of potential across AB, इसके कारण यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन E1 E2। आगे बात समझ में? अब आपके जब यहाँ तक समझ में आ गए, दिस इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में देख लो, इंजर्टिंग अ प्लग, जो हम ऊपर से डालते हैं की के रूप में, वो प्लग का इंजर्टिंग अ प्लग बिटवीन 1 and 3 such that cell E1 comes in the circuit। अब हमने क्या किया, देखो बेटा, रियल में पोटेंशियोमीटर ये थ्योरी पढ़ने से नहीं होते हैं, समझने के लिए होते हैं। दो सेल को हमने यहाँ प्लस से जोड़ दिया। अब सिंपली देखो, इसमें मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 लीटर पानी आता है, तो ये आपको पता है 1 लीटर आएगा इसमें। अब आधा लीटर पानी इसमें डालोगे तो वो आधे डिस्टेंस तक जाके ख़त्म हो जाएगा, यही हो गया ना। तो हमने क्या किया, इस ऑक्सिलरी सर्किट से यहाँ के यहाँ का वोल्टेज पता कर लिया। मान लो 4 वोल्ट है और E1 E2 4 से कम है, तब ने इसका करंट यहाँ से यहाँ तक जाके ख़त्म हो जाएगा। जहाँ ख़त्म हो जाएगा उसको कहते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। देखो इंजर्टिंग, जैसे आपने इसमें एक प्लग दोगे तो 1 और 3 E1 कम्स इन द सर्किट। अब इससे यहाँ तक 4 वोल्ट है, तो मान लो ये करंट दिया यहाँ तक आके ख़त्म हो गया, J1 पर ख़त्म हो गया। अब J1 की जो लेंथ है, देखो इंजर्टिंग दिस 5। अब आपके नाउ बैलेंसिंग पॉइंट इज obtained at J1 so that AJ1 इक्वल टू हमने L1 लिख लिए।
और पोटेंशियोमीटर बताया दैट इज E1 इक्वल टू K इंटू L1, ये पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट है। 6 पॉइंट में देखो, 6 पॉइंट में नाउ प्लग is removed from 1 and 3 and it is inserted between 2 and 3 so that cell E2 comes in the circuit and 7th, now the balancing point is obtained at J2, that is AJ2 equal to L2, therefore this equal to KL2। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे बात समझ में। अब ये आपके बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, इतना लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? रब करूँ, इसको हटाना पड़ेगा स्पेस के लिए, या इधर आप लिख लिए तो पहले इसी को हटाओ, इसी से काम चल जाएगा। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो E1 अपॉन E2 करेंगे तो K और K कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया हमारे पास दिस इक्वल टू L1 अपॉन L2। मुझे बाकी इसके वोल्टेज किसका कितना है इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना होना चाहिए इससे इसकी वोल्टेज कम हो। अब ये करंट यहाँ तक जाके बंद हो गया। बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब है गैल्वेनोमीटर शोज नो जीरो डिफ्लेक्शन। अब इस तरह से हमारा, अब आप यहाँ लिख दोगे नोइंग द वैल्यू ऑफ L1, L2 and E1 we can determine E2। अब हमें ये 3 मालूम है तो चौथा निकाल लेंगे हम। आगे बात समझ में। अब इन क्वेश्चन के बाद यही वर्किंग थ्योरी है पूरा, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन सही है। हाँ, अब इसमें 10 क्या जोड़ देगा? प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस में हम क्या लिखें? रब कर लिए इसके। अब यहाँ पर कहता है, एक तो सारे प्रिकॉशन मुझे याद नहीं है, क्या करें नहीं करें। आप सिंपली कनेक्शन मस्ट बी टाइटेंड, कनेक्शन जहाँ भी करते हो पूरी तरह से टाइट होना चाहिए। नंबर 1, कनेक्शन से पहले जो कॉपर वायर हम जोड़ते हैं उसको रब कर देना चाहिए, क्योंकि कॉपर के ऊपर एक इंसुलेटर का मीडियम रहता है, तो करंट आपको स्लो नहीं करेगा, तो आप उसको साफ कर दो। अब इसी में देखो, करंट इन वायर फॉर ड्राइविंग सेल मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आप देख लो। प्रिकॉशंस मुझे कुछ भी नहीं पता है यहाँ। The current of auxiliary circuit must be constant। ऊपर वाले डायग्राम का करंट कांस्टेंट होना चाहिए, घटेगा बढ़ेगा तो अलग होगा। ऑल कनेक्शंस must be
टाइट एंड, पूरी तरह से टाइट होना चाहिए। थर्ड, आप वायर को जॉकी का ऐसे करते हो। द जॉकी should not be rubbed with wire of potentiometer। अब इतने टॉपिक्स आपके आ जाते हैं तब जाके पूरा होता है। Now these are assignments based on potentiometer. What is potentiometer? What is potentiometer? पहला हो गया। सेकंड, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, शॉर्ट में लिख दिया हूँ PM। थर्ड, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। फोर्थ, with the help of circuit diagram of potentiometer, explain working and theory of comparison of two cells। This is most important, comparison of two cells। किसका है, नाम क्या है, छोड़ दो, ऊपर से दबा दो बस, साइलेंट कर। With the help of circuit diagram of potentiometer, explain working and theory of comparison of two cells। आगे बात समझ में? यहाँ तक आपके ये 4 क्वेश्चंस हुए। 5वां क्वेश्चन देख लो। Why do we prefer potentiometer over voltmeter to measure EMF of a cell। इसके क्वेश्चन हो गए तो अब बंद करो। Now welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Gurukuls। Today I am going to discuss one of the most important question of current electricity, that is determination of internal resistance of a cell using potentiometer। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल हम कैसे निकालते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से, ये देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो, जिससे कि उन बच्चों को भी मिले जो होम ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते हैं या जो ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं लॉकडाउन के कंडीशन के कारण। इन सारे बच्चों को भी फायदे होंगे। अब यहाँ पर ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलवेज आस्क्ड इन 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं और कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा नहीं रहता है, 3 मार्क्स में इसको डालते हैं और 2 मार्क्स में नीचे एक टेल में न्यूमेरिकल दे देंगे या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन सब दे देंगे। तो आपको
इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट में देखना है। तो सबसे पहले हाउ टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम कैसे खींचे ये देखो। तो जब भी पोटेंशियोमीटर का है तो हम पिछले क्लास में ही बताए थे, सबसे पहले आप एक लाइन खींच दो, ये वायर हो गया। अब ये वायर हो गए, यहीं पर एक स्केल बना दो जीरो से। जैसे हम यूजिंग 1 वायर का हम यूज किए हैं, लैब में आपके 4 वायर्स के रहते हैं, लैब में भी इसका यूज होता है, एक एक्सपेरिमेंट इसी के आधार पर है। तो इसलिए यहाँ यदि क्लियर है तो लैब में भी आप क्लियर कर सकते हो। अब आपके देख लो, हमने ये डायग्राम बनाए, फिर ए से चले गए बैटरी प्लस पर, फिर माइनस आमीटर, रियोस्टेट की 4 एलिमेंट है, इसको हम सर्किट एलिमेंट कहते हैं। आपको ये आपने लगा दिया और यहाँ तक बी तक आ गए। जी इज गैल्वेनोमीटर, और जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको हमने यहाँ जोड़ दिया प्लस के ऊपर, यहाँ पर जोड़ देते हैं। आया बात समझ में सौरभ? ध्यान दो इधर, इसको हम यहाँ जोड़ देते हैं। अभी समझ लो ये नहीं है सौरभ, ध्यान दो, ये अभी नहीं है, मीन्स इसको हम ओपन कर देंगे। इसको हम शुरू में ओपन कर देते हैं, ओपन कर दिए। अब यहाँ से करंट जैसे पास करेगा तो इसके देखो, इसकी वैल्यू को हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि इसके कारण यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज बड़ा हो, किससे? इससे, तब ये इसके करंट को मेजर करेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके वैल्यू को एडजस्ट किया। पहला पॉइंट, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट यूज टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर इज शोन इन फिगर। पहला पॉइंट। सेकंड में, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ, ये नहीं लिखते बच्चे, ये लिखना चाहिए, सर्किट एक्सप्लेनेशन में आ जाता है। ईएमएफ E1, क्योंकि हमने यहाँ E1 लिख लेते हैं, इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी विद रियोस्टेट RH आमीटर A1 की के इन सीरीज, इसके सीरीज में। दिस सर्किट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट। अब मान लो इसका वोल्टेज 4 है, यहाँ से गया, तो यहाँ से इस वायर का वोल्टेज कितना खर्च होगा? 4 वोल्ट हो गए खर्च। अब इसके द्वारा ये सेल जब करंट इसमें भेजेगा तो ये करंट भेजते हैं, मान लो इसका करंट यहाँ आके ख़त्म हो गया, मीन्स इसके वोल्टेज कम है जो यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। ये पॉइंट हमने नोट कर लिया, AJ = 1। नाउ क्लोजिंग की के और suitable current in potentiometer wire is adjusted with the help of rheostat such that fall of potentiometer across wire AB must be greater than the EMF of cell whose, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उस सेल से इसकी वोल्टेज अधिक होना चाहिए। अब ये हम रियोस्टेट से कैसे करते हैं, तो जैसे इसको देखो स्लाइड करके यहाँ कर देंगे तो रास्ते में रेजिस्टेंस कम पड़ गया, करंट बढ़ जाएगा। इधर कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एक तरह से हम फिक्स करंट कर देते हैं जो मुझे यहाँ बता देता है कितना करंट है। अब हमने क्या किए, नाउ K1 इज ओपन एंड K इज क्लोज। इसको हमने ओपन रखा, इसको क्लोज रखा, करंट फ्लो कर दिए, इसके कारण आ गया, इसके कारण भी करंट चलेगा। इसका करंट तो पूरा सर्किट दिखाता है, ये करंट यहाँ आके बैलेंसिंग जीरो होता है, माने यहाँ टच किए तो देख ले कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, चाहे इससे आगे पीछे करेंगे तो इधर इधर होता रहता है। इस आधार पर यहाँ पर बैलेंसिंग। तो AJ के लेंथ हमने मेजर कर लिया, KL1, AJ = L1 है, तो इसलिए EMF का फार्मूला जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के हिसाब से, K हमारा पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट है, L1 लेंथ इसका है, तो EMF = दिस, मतलब इसका EMF के आधार पर यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिए। नाउ अगेन K1 इज क्लोज एंड द बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। अब देखो बेटा, इस बैटरी के पैरेलल में ये लगा हुआ है, तो जो करंट इधर जा रहा है वही करंट इधर भी आएगा। तो कुछ न कुछ तो करंट ये भी यूज किया, तो जो करंट आगे जा रहा था वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन्ड। यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। AJ1 = हमने लिख दिया इसका L2, देयरफॉर ये वोल्टेज हो गया KL2। अब ये और इसका वोल्टेज जितना दिखा रहा है, ये और ये पैरेलल है, इसलिए इस वायर की लेंथ का जो वोल्टेज होगा वो इसके बराबर होता है।
इस आधार पर V इक्वल टू KL2 लिखिए। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड E अपॉन V इक्वल टू L1 बाय L2। अब आप यदि इधर नोट कर लिए हो तो मैं थोड़ा यहीं पर लिख देता हूँ। 7th 8 पॉइंट में यहाँ लिख लो। यूजिंग रिलेशन इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू, हमने E अपॉन V माइनस 1 पढ़े थे, इंटू R, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का R है। कितना रेजिस्टेंस आपने, दिस इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू R। यूजिंग रिलेशन दिस वी कैन determine internal resistance R को हम आराम से मेजर, इंटरनल रेजिस्टेंस R ये समझ डिटरमिन कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रिकॉशंस है, तो पोटेंशियोमीटर के टाइम में भी हम प्रिकॉशंस लिखाए थे, तो वही प्रिकॉशन आप यहाँ भी डाल देना। फिर भी नोट कर लिए यहाँ तक, तो मैं ऊपर डायग्राम रब करूँ। अब इसके प्रिकॉशंस भी नोट कर लो। सेम प्रिकॉशन यहाँ भी है, लेकिन आपके प्रिकॉशंस आपसे नहीं पूछते तब भी पूछते, तब भी कम से कम 2 प्रिकॉशंस देना जरूरी है। द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ऑक्सिलरी सर्किट मस्ट बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट नहीं रहने पर वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा। दूसरा, ऑल कनेक्शंस मस्ट बी टाइटेंड। थर्ड, the current of auxiliary circuit is should not pass for long time। वायर गर्म हो जाएगा बेटा, लॉन्ग टाइम के लिए हम इससे फ्लो नहीं करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं और फ़ौरन स्विच ऑफ ऑन करते रहते हैं। इस तरह से आपके ये इतने दे देती, ये सर्किट हो गया पूरा। है बात समझ में? ओके।